नमस्कार दोस्तों। आज जो कोशिका वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः दो बिंदु पे। एक तो आपका केंद्रक और एक आपका गुणसूत्र यानी कि न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था यानी कि तीसरे लेक्चर में हमने यूकेरियोटिक कोशिका को स्टार्ट किया और मैंने बताया कि यूकेरियोटिक कोशिका अब अपनी 3-4 लेक्चर में चलने वाली हैं। तो उस लास्ट वाले लेक्चर में हमने यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में जाना और हमने बताया कि यूकेरियोटिक कोशिका की जो संरचना होती है उसमें मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर उसके अंदर हमने बात की कि कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली और उसके अंदर कोशिका द्रव्य और उसके अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक। ये 4 भाग होते हैं। उसमें लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोई विशेष चीज नहीं है पढ़ने की दृष्टि से। उसमें जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जितनी भी उपापचय क्रिया होती हैं एक शरीर के अंदर, वो सारी की सारी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। बस इतनी सी चीज अपन को ध्यान रखनी है कोशिका द्रव्य से संबंधित। उसके बाद मैंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन दोनों चीजों का विस्तार से आपको अध्ययन करवाया है। विस्तार से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। कहाँ पे? इस लास्ट लेक्चर में। उसके बाद एक चीज हमारी बच जाती है, वो है केंद्रक। कोशिका की संरचना अगर हम देखना चाहें तो उस केंद्रक को आज हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, आप सबको पता है किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। कोशिका को बिल्कुल हमने डायग्राम देखा और उस डायग्राम के बेसिस पे हमने कहा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ लिया, अब केंद्रक पढ़ लेंगे। अब अन्य जो कोशिकांग है धीरे धीरे हमको आगे जो है उन कोशिकांगों के बारे में जानना है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। और चूंकि केंद्र के अंदर ही गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है तो वो भी इसके साथ ही हम पढ़ना चाहेंगे और इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए इसको। ठीक बात है। तो आज हम केंद्रक और इसको गुणसूत्र को कंप्लीट करेंगे और एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी बच्चा अगर नया है या किसी ने पूरी क्लास नहीं देखी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप क्लास 1 से देखिए और लगातार मेरे साथ साथ बने रहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए और एक दिन आप बायोलॉजी के इतने शानदार चीजें आप सीख पाओगे या आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे चलिए, हड़बड़ी नहीं करिए। जितना मैं बता रहा हूँ, जितनी मेरी क्लासें आ रही है उनको देखिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी क्लासें कब आएगी, कब लानी है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा का सारा मेरा हेडेक है। तो मैं केवल और केवल जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको लिखना है, उसको समझना है और उसको रिविजन करना, बस इतना सा काम है। ठीक है। तो अब जितने भी विद्यार्थी जो नए हैं वो एक बार शुरुआत से क्लासें देखिए और क्लास को कंप्लीट देखो। अब आप क्या करते हो, 5 मिनट देखते हो फिर छोड़ देते हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इससे बढ़िया है आप 1 मिनट भी मत देखो, है ना। 1 मिनट भी मत देखो, क्योंकि इससे क्लास का जो क्या कहते हैं वो CTR वगैरह, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है लेकिन वो गिर जाता है। ठीक है, तो या तो आप देखो मत, इसको क्लिक मत करो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, वो तो मेरी गलती हो जाती है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है बीच में छोड़ रहे हो तो कर दो, और समझ में भी तब आएगा जब आप पूरी देखोगे। ठीक है, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा और शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। केंद्रक एवं गुणसूत्र। सबसे पहले केंद्रक के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहली क्लास के अंदर दे दी थी, है ना। और इतना आप जानते हैं कि केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्या बात बताई थी मैंने केंद्र के बारे में, बताओ। मैंने कहा था केंद्रक जो है इसकी खोज केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि केंद्र पढ़ रहे हैं तो केंद्र के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। या तो पढ़ो मत पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि सारी चीजें कवर करो, है ना, एक भी चीज छोड़नी है ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम पहले केंद्र स्टार्ट करते हैं। केंद्र कहते किस, केंद्र जो है इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, उनके भी कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाया करो। तो मैं पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं टाइम है। देखो बच्चों, इसके लिए मैं सॉरी, आपसे क्षमा मांगता हूँ कि इतना टाइम नहीं है। और इसके अंदर भी मैं अगर दोनों वर्ड बोलने लग जाऊँ, इंग्लिश वाला हिंदी वाला, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी टेक्निकल शब्द आए जैसे कि केंद्र, गुणसूत्र, तो इनके कम से कम आपको इंग्लिश वर्ड बताए दूं। ठीक है, तो आप देखना, अगर आपको समझ में आए तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र की सबसे पहले हम अगर बात करें खोज किसने की,
तो ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ये वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ऑर्किड पादप जो है उसकी जो रूट सेल है उसमें से केंद्र को खोजा था। कब खोजा था? 1831 के अंदर। ठीक बात है। अब केंद्रक होता क्या है? केंद्रक होता क्या है? तो केंद्रक जो है ये एक गोलाकार द्विझिल्ली बंधित संरचना है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है ना। ध्यान से सुनना, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, वो आप टेंशन मत लो, है ना। मैं बाद में खुद लिखा दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं उन एक एक वर्ड को आप ध्यान से कैप्चर करो। केंद्रक एक गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। बेसिकली या तो गोलाकार संरचना में मिलेगा केंद्रक या फिर अंडाकार संरचना में मिलेगा। और ये एक द्विझिल्ली बंधित संरचना है, यानी कि जो केंद्रक होगा उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन से वो कवर होगा, द्विझिल्ली बंधित। जैसे कि कुछ कोशिकांग एक झिल्ली बंधित होते हैं, कुछ कोशिकांग द्विझिल्ली बंधित होते हैं और कुछ कोशिकांग झिल्ली रहित होते हैं। ये चीज आपको पता है। उसी प्रकार जो केंद्रक है ये हमारा द्विझिल्ली बंधित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह। ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो केंद्रक होता है, केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क, सेल ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मस्तिष्क जो हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क होता है वो क्या काम करता है? शरीर की जितने भी गतिविधियां है, शरीर की जितनी भी जो क्रियाएं दर्शाता है, उन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मस्तिष्क के हाथ में होता है। ठीक उसी प्रकार एक कोशिका में जितनी भी प्रकार की रिएक्शनें होंगी, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होगी, वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती है? केंद्र के कंट्रोल में होती है। उन सारी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र जो है वो केंद्र न्यूक्लियस होता है। इस वजह से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इतनी बात समझ गए? एक एक करके हम लिखते हैं। यह गोलाकार या फिर अंडाकार हो सकता है। अंडाकार आकृति वाला द्विझिल्ली बंधित संरचना है। आकृति वाली। बढ़िया बन गया पॉइंट। क्या पॉइंट बना? ये गोलाकार या अंडाकार आकृति वाली द्विझिल्ली बंधित संरचना है। ठीक है। जिसे कोशिका का मस्तिष्क, सेल ऑफ द ब्रेन या कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इस एक पॉइंट के अंदर ही सारी बातें आ गई। ध्यान से सुनो। आकृति कैसी होगी? गोलाकार या अंडाकार। संरचना कैसी है? द्विझिल्ली बंधित, यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, द्विझिल्ली बंधित संरचना है। और इसे कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो सारी चीजें इसी सेंटेंस में छुपी हुई है। जितने भी सेंटेंस है वो आपको ध्यान से लिखने हैं, समझ के लिखने हैं, ताकि जब आप दोबारा इसका रिवीजन करो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए ये चीजें। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट केंद्र के बारे में हमें क्लियर है। दूसरा पॉइंट बताइए सर। दूसरा पॉइंट अगर मैं केंद्र के बारे में बताना चाहूं तो ये लिख सकते हैं आप कि केंद्र जो है वो ज्यादातर कोशिकाओं में पाया जाता है। ज्यादातर कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ
कुछ कोशिकाएं ऐसी हो सकती हैं, कुछ कोशिकाएं यानी सेल्स में ये अनुपस्थित भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। सर किस में हो सकता है, एग्जांपल बताइए। बिल्कुल एग्जांपल आपको बताते हैं। एक तो आपकी रेड ब्लड सेल, और ये भी परिपक्व, यहां पे लिखेंगे परिपक्व रेड ब्लड सेल, परिपक्व, हिंदी में देख रहे हो रनिंग आ रही है हिंदी में भी, परिपक्व आरबीसी। और एक होती है सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स को हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका कोशिका, है ना, परिपक्व चालनी नलिका कोशिका। ये दो कोशिकाएं ऐसी होती है जो केंद्रक विहीन होती है। ये क्या होती है, केंद्रक विहीन, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मैंने ये कहा कि केंद्रक लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। फिर मैंने इसलिए बताया कि कुछ कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, और उन कोशिकाओं के उदाहरण जो दो मेनली आपको याद रखने हैं, एक तो मैच्योर आरबीसी यानी कि परिपक्व रेड ब्लड सेल, और एक आपकी परिपक्व चालनी नलिका कोशिका, जैसे इंग्लिश में मैं अगर कहूं तो मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स। ये दो कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक विहीन होती है। यानी कि अगर हम सामान्य कंडीशन की बात करें तो एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाना ही चाहिए, लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन एक तीसरी कंडीशन और है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें एक से अधिक भी केंद्रक पाया जा सकता है। ये भी तो नॉर्मल कंडीशन से अलग होगी भाई। नॉर्मल कंडीशन ये है कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, एक कोशिका में एक केंद्रक। दो इसके अंदर अब नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि एक तो कुछ कोशिका ऐसी होगी जिसमें केंद्रक होगा ही नहीं, और कुछ कोशिका ऐसी होगी जिसमें केंद्रक एक से ज्यादा होगा। तो वो कौन सी कोशिका है, तो उसके अंदर एक तो एग्जांपल आप याद रख सकते हो बाई न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें दो केंद्रक होते हैं, ऐसा पाया जाता है पैरामीशियम में। ठीक है, इसको आप नोट कर लोगे, बाई न्यूक्लिएटेड सेल, बाई न्यूक्लिएटेड सेल, ये किस में पाई जाती है, पैरामीशियम। ठीक है, ये आप अलग से याद रखोगे। यानी कि बाई न्यूक्लिएटेड यानी कि द्विकेंद्रकी कोशिका, हिंदी में लिख लो द्विकेंद्रकी कोशिका, द्विकेंद्रकी कोशिका, ये किसमें पाई जाती है, पैरामीशियम, जो कि प्रोटोजोआ का एक जीव होता है पैरामीशियम, उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें केंद्र के बारे में जो बेसिक जानकारी उसको नोट करो। अभी तो और पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन इतनी बातें एक बार के लिए आप नोट करो। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, जो भी आपको करना करिए। मिटाओ इसको, चलो हो गया, मिटा रहा हूं इसको। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना। बेसिक चीजें हमने जान ली, केंद्रक होता क्या है, खोज किसने की, और इसके बारे में एक दो पॉइंट जितने हमें जानने थे जाने। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना। भाई केंद्रक दिखता कैसे है, केंद्रक दिखता कैसे है वो भी तो जानना पड़ेगा। फिर केंद्रक कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन कर लेंगे तो केंद्रक समाप्त हो जाएगा। जैसा आप सबको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और जो कंटिन्यू पढ़ता आ रहा है उनको पता है मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, वो आप सबको पता है कि अब आगे ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये खूबसूरती होती है पढ़ाने की। हम पढ़ेंगे केंद्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। केंद्र की संरचना अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर चूंकि ये गोलाकार संरचना है तो हमें भी गोलाकार बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसी बनी बहुत है, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है,
अब देखो, चलो साथ साथ बनाओ, देख क्या रहे हो। केंद्र बनाना नहीं है आपको, केंद्र बनाना सीखना है या नहीं सीखना है? सीखना है तो बनाओ फिर। अब देखो, ये बन गया केंद्र, बन गया बस, इतना आसानी तो है। अंदर कैसा है हमने देखा नहीं है, लेकिन बाहर से मैं बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है। चलो, अब एक केंद्र के अंदर, केंद्र जो होता है ना, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? केंद्र की संरचना में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सुनो पहले ध्यान से। एक होता है केंद्रक झिल्ली, एक होता है केंद्रक झिल्ली। दूसरा भाग जो होता है इसमें, वो होता है केंद्रक द्रव्य। तीसरा भाग इसमें होता है केंद्रिका। ध्यान से शब्द को देख लेना, केंद्रिका, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है। और चौथा भाग इसमें हो जाएगा क्रोमेटिन। यानी कि आपसे कोई पूछे कि केंद्रक के कितने भाग होते हैं, या केंद्रक की संरचना में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। जैसे कोशिका का भाग 4 होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और उसके अंदर केंद्रक। उसी प्रकार केंद्र के भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहले अब इन चारों भागों को हम डायग्राम में देखेंगे कि कौन सा भाग कहाँ पे है, और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो संरचना है, अब आप सबको पता है कि जो बाहर की तरफ होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन, उसको जो बाउंड्री पे होती है वो क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। यानी कि ये क्या है? आपकी केंद्रक झिल्ली है। ये आपकी क्या हो जाएगी? केंद्रक झिल्ली हो जाएगी। दिख रहा है सबको? ये आपकी क्या हो जाएगी? केंद्रक झिल्ली हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कोशिका झिल्ली नहीं है, केंद्रक झिल्ली है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो द्विझिल्ली बंधित होती है। तो क्या यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है? एक ये है और एक ये, 2 झिल्ली आपको दिख रही है, इसका मतलब द्विझिल्ली बंधित है। ठीक है, दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य, यानी कि जो केंद्रक का ग्राउंड सब्सटेंस भाग होता है। ये मैं आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि उसके अंदर का जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, और वो इसमें केंद्रक में केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ठीक है, उसी प्रकार केंद्रक में केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको कि छोटा है? बहुत दिख रहा होगा। ये तो केंद्रक द्रव्य। फिर मैंने कहा एक होती है केंद्रिका। तो ये जो चीज है, ये यहां पे ऐसे आपको एक गोलाकार संरचना दिख रही है, इसको मैं नाम दूंगा केंद्रिका। ये क्या हो जाएगी? केंद्रिका हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपको धागे नुमा गुथी हुई संरचना दिख रही है, इसको हम फाइनली क्या नाम दे देंगे? क्रोमेटिन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? क्रोमेटिन नाम दे देंगे। तो क्या चारों के चारों भाग यहाँ पे आपको समझ में आए? केंद्र की संरचना समझ में आई? बहुत आसान है। 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है वो केंद्रक द्रव्य, उसके अंदर जो गोलाकार संरचना वो केंद्रिका, और जो धागे नुमा संरचना पड़ी हुई रहती है वो क्रोमेटिन हो जाए। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये क्या है? ध्यान में ये रखना है कि जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक पर सतत रूप से नहीं पाई जाती, यानी कि कहीं कहीं पर ये क्या होती है? अनुपस्थित रहती है। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? केंद्रक छिद्र नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? केंद्रक छिद्र नाम दे देते हैं। अभी हम आगे ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये अनुपस्थित क्यों होती है, या फिर केंद्रक छिद्र का निर्माण क्यों आवश्यक है, इसका क्या काम है।
ठीक है। अब हमें एक एक करके इन सबको पढ़ना है। एक चीज और, यहाँ पे ये जो झिल्ली है, देखो ये झिल्ली और ये झिल्ली द्विझिल्ली बंधित है। केंद्रक झिल्ली दो होती है, तो एक झिल्ली बाहर एक झिल्ली अंदर। तो इन दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम नाम दे देते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। परिकेंद्रकीय अवकाश। ये स्पेस कितना होता है, लगभग 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद नहीं रखना आपको, बस आपको इतना सा याद रखना है कि दोनों झिल्लियों के मध्य, दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी चीजें आपको समझ में आई? तो ये डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 6 बातें मैंने आपको बताई है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लें। तो इसका डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डायग्राम आपके पास होना चाहिए। जो भी मैं पढ़ाऊं तब डायग्राम आपके सामने ये दिखना चाहिए। अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाओ, पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बनाओ। ठीक है, बना लिया, मिटाओ इसको। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो कुछ भी दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ने वाले आगे, एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिटाओ क्या रे? चल, बहुत टाइम दे दिया तुम्हें। जितना टाइम ज्यादा देते हैं उतने ही तुम आलसी होते जाते हो। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के बाहर की तरफ, केंद्र के बाहर, सॉरी, केंद्रक द्विझिल्ली बंधित होता है, ये आप सबको पता ही है। केंद्रक द्विझिल्ली बंधित होता है। इनमें से बाहरी झिल्ली खुरदरी। क्यों होती है खुरदरी? राइबोसोम प्रेजेंट। जबकि आंतरिक झिल्ली चिकनी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई रे? बहुत आसान है। मैंने कहा केंद्रक द्विझिल्ली बंधित अगर होता है तो उसमें दो झिल्लियां होगी, तो जो बाहर वाली झिल्ली होती है ना वो खुरदरी होती है। क्यों होती है खुरदरी? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम मतलब कण है, तो कण होगा तो ऑब्वियसली बात है खुरदरी होगी। इसमें कोई भी कण नहीं है, इसका मतलब चिकनी होगी। तो बाहर वाली खुरदरी, अंदर वाली चिकनी। ठीक है, याद रख लोगे। जब मैं आपको आगे अंत झिल्ली का तंत्र पढ़ाऊंगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना, तो उस समय मैंने बताऊंगा कि केंद्र की बाहरी झिल्ली से ही आपकी जो अंत्य पृथ्वी जालिका वो बनती है। ठीक है, तो वो अब उसको मैं कनेक्ट करके वहां पे पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब आपको इतना समझना है कि जो केंद्र के ऊपर दो झिल्ली होती है, जैसे कि ये केंद्र है ना, ये दो झिल्ली है, ये बाहर वाली खुरदरी होगी और अंदर वाली चिकनी होगी। अंदर वाली क्या होगी? चिकनी होगी। इतनी सी बात याद रखिए। दूसरी बात, दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश को, दोनों झिल्लियों के मध्य के अवकाश को क्या कहते हैं? बताओ, अभी तो बताया था। अवकाश को परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रक झिल्ली कहीं कहीं पर अनुपस्थित होती है। वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जाता है, वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जाता है, जो
आरएनए व प्रोटीन की गति को प्रोटीन के आदान प्रदान हेतु उत्तरदायी होता है। ये है केंद्र झिल्ली के बारे में जितने पॉइंट आपको जानने थे, जो कुछ भी जानना था ये जानना है। तीनों पॉइंट समझ आए। पर दोनों झिल्लियां होती है उसके बीच में जो स्पेस है उसको बड़ी केंद्र की अवकाश कहते हैं, उसमें तो समझने की बात ही नहीं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो केंद्र की झिल्ली है वो सतत नहीं थी। हमने बात भी की थी कि बीच बीच में कहीं कहीं पे वो अनुपस्थित रहती है और जहां पे वो अब्सेंट है उसको हमने नाम दिया केंद्रक छिद्र का। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि केंद्रक झिल्ली कहीं कहीं पर अनुपस्थित होती है, वहां पे केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जाता है। और अब वो मैंने बताया कि केंद्रक छिद्र का काम क्या होता है। तो जो आपका आरएनए है और प्रोटीन है उसकी गति को संभव बनाना, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का केंद्र के अंदर और बाहर जाना, ये सारी चीजें किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाती है? केंद्र छिद्र के माध्यम से, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्र छिद्र का क्या काम होता है। डीएनए नहीं, आरएनए और प्रोटीन के आदान प्रदान के लिए, उसकी गति के लिए ये पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। मिटा उसको, चलो बेटा 1 2 3 ओके। दूसरा पार्ट हमारा क्या था वही बताओ? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में कुछ खास बात है ही नहीं, जो है वो लिख लेते हैं। दूसरा हमारा पार्ट हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है सर? केंद्र का जो ग्राउंड सब्सटेंस भाग होता है, केंद्र का ग्राउंड सब्सटेंस भाग, या फिर यूं समझ लो आप कि केंद्र का जो तरल भाग होता है, केंद्र का जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? हाँ सुनो, केंद्र का जो तरल भाग होता है आप ये लिख सकते हो, तो उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस भाग हो गया, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृतिकरण। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई? अनुलेखन। और आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग इत्यादि क्रियाएं, इत्यादि क्रियाएं यहीं पर होती है। कहां पर होती है? यहीं पर होती है। ये बस इतना सा याद रखना। ऊपर वाला आप याद रख सकते हैं कि केंद्र का ग्राउंड सब्सटेंस भाग या केंद्र का तरल भाग, पारदर्शी तरल भाग केंद्रक द्रव्य। मेन बात जो याद रखनी है, इस केंद्रक द्रव्य में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन, एक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और एक आरएनए प्रोसेसिंग। ये तीनों काम कहां पे होते हैं? केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे केंद्रिका के बारे में। केंद्रिका क्या होती है साहब? यह केंद्रक में मिलने वाली, केंद्रक में मिलने वाली झिल्ली रहित, बहुत इंपॉर्टेंट है, झिल्ली रहित संरचना है जो राइबोसोम का निर्माण करती है, जो राइबोसोम का निर्माण करती है। समझ रहे मेरी बात को? केंद्रक हमने पढ़ा तो केंद्रक तो कैसा था? द्विझिल्ली बंधी थी, यानी कि उसके ऊपर दो झिल्लियां थी। केंद्र के अंदर जो केंद्रिका है ना, इसके ऊपर झिल्ली है ही नहीं, झिल्ली रहित संरचना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो मुख्य काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना होता है ना। तो आपसे पूछ ले कि आरएनए का निर्माण कहां पे होगा? ऑब्वियसली बात है केंद्रिका में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। राइबोसोम का निर्माण करती है और आरएनए का निर्माण यहीं पे होता है।
RNA का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल RNA। कुछ बच्चे क्या है, दिमाग नहीं लगाते, मुझे सारी चीजें लिखानी पड़ती है, निर्माण यहीं पर होता है, ये भी लिख लो, ठीक है। केंद्रिका भी हुई समाप्त, केंद्रिका भी होती है अपनी यहां पे समाप्त, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको, अब हमारा चौथा पार्ट बचा हुआ है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से अब मैं गुणसूत्र की तरफ आपको ले जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोमेटिन शब्द गुणसूत्र शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब केंद्रक वाला जो काम था ऑलमोस्ट हमारा हो गया। वैसे गुणसूत्र भी केंद्र के अंदर के भाग है, लेकिन अब हम गुणसूत्र पे जंप करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो घर पे जाके, मतलब घर पे ही हो क्या, घर पे जाके, ठीक है। मिटाओ इसको, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए हमें, 10-15 मिनट मांग सकते हो आप, उसके बाद आपकी आज के लिए छुट्टी। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तुम कि मैं ही पढ़ाते जा रहा हूं, कुछ चीजें पल्ले पढ़ रही है, पल्ले पढ़ रही है, और यहां तक कोई अगर पढ़ रहा है तो वो तो लिखेगा यस सर पल्ले पढ़ रही है, और जिसको नहीं पढ़ रही है वो भी लिखेगा, ताकि फीडबैक दोनों तरीके की मिलनी चाहिए ना। एक तरीके की मिलेगा तो व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसकी क्या चीजें कमियां हैं और क्या उसकी खासियतें हैं, है ना। तो दोनों प्रकार की चीजें आप मुझे बताएं, और अब हम गुणसूत्र स्टार्ट करें। सॉरी, क्रोमेटिन हमारा बचा हुआ था भाई। केंद्र की हम संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें केंद्रिक द्रव्य हमने पढ़ लिया, केंद्रिक झिल्ली पढ़ लिया, केंद्रिका पढ़ लिया, क्रोमेटिन एक भाग और था ना क्रोमेटिन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। डीएनए का समष्टित रूप क्रोमेटिन कहलाता है। डीएनए का समष्टित रूप क्रोमेटिन कहलाता है। जब कोई कोशिका, ध्यान से सुनना, जब कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, विभाजन नहीं कर रही है, या तो वो कोशिका उस समय विभाजन नहीं कर रही है, या इंटरफेज के दौरान, या इंटरफेज को पश्चावस्था बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना, या इंटरफेज के दौरान गुणसूत्र, या मैं यूं कहूं डीएनए क्रोमेटिन के रूप में रहते हैं। इसको मैं समझाऊंगा, क्रोमेटिन के रूप में रहते हैं, ये बात है। अब समझ में आई, उसको आगे नहीं आई तो मैं समझा रहा हूं ना। क्या बात कही है कि जब कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, या तो वो विभाजन की अवस्था में नहीं है, उसको विभाजन नहीं करना, ये इंटरफेज के दौरान है। इंटरफेज का मतलब होता है जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उस समय दो चीज पढ़ेंगे, एक इंटरफेज एक एम फेज। इंटरफेज वो अवस्था होती है जिसमें कोशिका विभाजित नहीं होकर के कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। तो इन दोनों कंडीशन में, एक तो विभाजन नहीं होने की स्थिति में और एक विभाजन के लिए तैयार होने की स्थिति में, कोशिका जो है उसके अंदर गुणसूत्र कहो या डीएनए कहो, एक बार के लिए आप दोनों को एक ही माने, कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए में कहूं या गुणसूत्र कहूं एक ही बात है, ठीक है, समझ गए। चाहे गुणसूत्र कहो चाहे डीएनए कहो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए या गुणसूत्र है वो किसके रूप में रहता है, क्रोमेटिन के रूप में रहता है। यानी कि जब हमें उसका काम नहीं है तब वो क्रोमेटिन के रूप में रहता है। अब समझ में नहीं आया सर बताइए। आपने धागा देखा, धागा ऊन का एक गेंदनुमा, जब बाजार से आप जाते हैं तो ऊन का एक गेंदनुमा ऐसे धागा जो लपेटा रहता है उसको क्या बोलते हो आप? हमारे मारवाड़ी में इधर गोडिया बोलते हैं, गोडिया। तुम्हारे उधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। या फिर आपने वो नहीं देखा मान लो ऊन का, तो आपके घर पे जो गुदड़े गुदड़े समझते हो गुदड़े क्या होते हैं, राली वगैरह। तो वहां पे उसके अंदर जो सफेद वाला धागा है ना, उसको गुदड़े बनाने में, भाई हमने तो बहुत देखे गुदड़े बनाते हुए, किसी ने नहीं देखा है तो अब तो मैं कैसे समझाऊं, मैं तो गाँव का हूं तो गाँव की एग्जाम्पल ही दूंगा। तो जो गुदड़े बनाते हैं उसमें सफेद वाला धागा होता है ना, बनाते समय चाहिए ना वो धागा, मतलब वो धागा जो है वो एक ऐसे लपेटा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो जब हमारे काम कर नहीं होता, जब हम काम में नहीं लेते उस धागे को, तो लपेट के रख देते, एक उसको गोल संरचना बना देते गोल नुमा, और उसी रूप में भी वो आता है।
और जब हमारे काम का है तो हम उसको खोल लेते हैं, है ना, उधेड़ देते हैं, उधेड़ के फिर उसको हम प्रयोग में लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जो आपका डीएनए है ना, या गुणसूत्र है, वो तो है धागा, वो तो है धागा, और उसी धागे को जब आप वो क्या बना देते हैं, बोल नुमा संरचना के अंदर लपेट देते हो तो वो बन जाती है क्रोमेटिन। मान लो ये आपका धागा, सॉरी ये आपका क्या है, ये तो हो गया आपका धागा, ठीक है, ये तो हो गया धागा, ये धागा है। अब हमें क्या करनी है, राली बनानी है, गूंदरे बनाने हैं, तो इस धागे को हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो अब ये धागे के रूप में रहेगा। मान लो अब हमें राली नहीं बनानी है ना, अब हमें राली नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना गूंदरे वगैरह, तो अब हम क्या करेंगे, इस धागे को समेट देंगे। और समेटेंगे कैसे, ऐसे गोल 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 ऐसे समेट देते, या फिर लंबा समेट देते, ऐसे समेट देते, इतना तो पता है कि नहीं है, ऐसे समेटते हैं। तो अब यही धागा जिसको हमने ऐसे समेट दिया, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, क्रोमेटिन। इसको नाम क्या दे दिया, क्रोमेटिन। और ये धागा क्या था, डीएनए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। नहीं आया तो भाई तुम्हें भगवान भी नहीं समझा सकता, ठीक है, मुझे आप रंगोला मत मानना, ठीक है। चलो आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो कोई नहीं, यहां से समझो। अब देखो क्रोमेटिन जो शब्द है वो किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया, किसने दिया, फ्लेमिंग। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। अब हमें पढ़ना है क्रोमेटिन का संगठन। क्या पढ़ना है, क्रोमेटिन का संगठन, कि क्रोमेटिन में होता क्या है, बताओ। क्रोमेटिन में क्या केवल और केवल डीएनए होता है, नहीं, क्रोमेटिन में बहुत सारी चीज होती है। मुख्यतः इसमें पाया जाता है डीएनए और सारे प्रोटीन। क्या पाया जाता है, डीएनए और सारे प्रोटीन, और सारे प्रोटीन जो है उसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा इसमें आरएनए और अम्लीय प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और अम्लीय प्रोटीन को कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए की सॉरी क्रोमेटिन के अंदर चार चीजें होती है, कितनी, चार। कौन कौन सी, एक तो आपका डीएनए, एक आपका आरएनए, एक आपकी अम्लीय प्रोटीन, और एक आपकी क्षारीय प्रोटीन। ये चार चीजें पाई जाती है क्रोमेटिन में। आपसे पूछ ले क्रोमेटिन का रासायनिक संगठन क्या होता है, या क्रोमेटिन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो चार चीजें। इसमें से भी अगर आपसे पूछ ले मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, ये दोनों ज्यादा मात्रा में होते हैं, और ये दोनों कम मात्रा में होते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलो अब एक चीज और देगा, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो होता है अदृश्य, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते, रंगहीन होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर देखना चाहिए, मतलब अगर कोई देखना चाहिए तो क्या करेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, हम इंसान है कुछ भी ढूंढ लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम एक रंजक डाई का प्रयोग करते हैं। वो डाई जब इस पे डालेंगे तो ये कलरफुल हो जाएगा, तो हम इसको देख सकते हैं। तो उस डाई का नाम है एसिटाकार्बिन रंजक। क्या नाम है, एसिटाकार्बिन। तो ये भी लिख लेते हैं, है ना, सवाल तो कहीं से भी बन सकता है। क्रोमेटिन अदृश्य होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, अदृश्य होता है। इसको देखने के लिए, इसको देखने हेतु एसिटाकार्बिन, नाम ध्यान से लिखना, एसिटाकार्बिन रंजक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन के बारे में, अभी पूरा नहीं हुआ क्रोमेटिन, इतनी बातें लिखो आप। तो ये समझ में आया, समझ में आने की लायक चीज नहीं है, क्या है कुछ क्रोमेटिन का संगठन मैंने बताया कि क्रोमेटिन में क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद मैंने कहा कि क्रोमेटिन को हम देख नहीं सकते तो उसमें एक डाई डाल दो, एसिटाकार्बिन, तो देख लेंगे, और क्या, ठीक है। कितने पॉइंट बताए मैंने, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांच बातें यहां पे बताइए, पांच बातें क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो एक बार फिर से फटाफट से इसको पढ़ो।
फिर मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटाओ मिटाओ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये क्रोमेटिन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्रोमेटिन जो होता है ना, इसके भी 2 प्रकार है अलग अलग। नाम सुना होगा आपने, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। नहीं सुना तो अभी सुन लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाए, फिर यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में जाने। मिटाओ, चलो। क्रोमेटिन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। क्रोमेटिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार है भाई? एक तो होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। एक तो यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। इन दोनों के अंदर जो बेसिक अंतर है उसको हम जान लेंगे तो क्रोमेटिन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब ये जो अंतर मैं बता रहा हूं ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद तो सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हैं। मैं आपको पहले से चेतावनी दे सकता हूं, है ना। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा किस में आएगा, तो बड़ी ध्यान से समझना। यू क्रोमेटिन जो होता है ये होता है हल्के रंग का, हल्के रंग का। ऑब्वियसली बात है, ये जो होगा उसका अपोजिट ये होगा, इतना तो ध्यान है। ये हो गया हल्के रंग का, तो ये हो जाएगा गहरे रंग का। अब एक चीज आपने पकड़ ली ना कि ये हल्के रंग का है, तो यहां से हमें एक चीज अपने आप समझ आ जाती है, इसका रंग हल्का है मतलब इसके घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व इसका क्या होगा? कम होगा। भाई कोई चीज का रंग गहरा कब होगा? जब घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व क्या होता है? जैसे कि ये है, इसके अंदर ये इतने कण है, और ये है इसके अंदर ये इतने कण है, तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है, तो गहरा कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली ये गहरा दिख रहा है, क्योंकि इसका घनत्व गहरा क्यों दिख रहा है? घनत्व ज्यादा है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये हल्के रंग का है मतलब घनत्व है कम, गहरे रंग का है मतलब घनत्व है ज्यादा, ठीक है। दूसरा कारण अपने आप समझ पा रहे अंतर। तीसरा कारण क्या होगा? तीसरा कारण ये होगा कि इसमें घनत्व कम है तो जीन ज्यादा मान लो। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने याद रखा है इसके, तुम्हें जैसे याद रखना वैसे रख लो। जीन क्या है? ज्यादा, तो इसमें जीन हो जाएंगे कम, है ना। ये हो गया चौथा पॉइंट। जीन ज्यादा अनुलेखन के लिए सक्रिय, है ना। कोई चीज जितनी ज्यादा होगी एक्टिव उतना ही ज्यादा होगा अनुलेखन के लिए सक्रिय, जबकि ये अनुलेखन के लिए क्या होता है? निष्क्रिय। ये लो, हो गया कल्याण। हो गया। एक और लिख लो, एक और लिख लो। इसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, प्रतिकृतिकरण इंग्लिश वाले बच्चों को समझ नहीं आए तो रेप्लिकेशन पहले होता है, पहले होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाद में होता है। पूरा लिखना है, ऐसा नहीं याद लिख दो, तुम्हें पूरा लिखना है। आलसी मैं हूं, तुम थोड़ी हो, और तुम्हें थोड़ी बनना आलसी, सिलेक्शन लेना है ना। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। कितने अंतर है? 1 2 3 4 5 अंतर है। क्या अंतर है सर? समझ में नहीं आया? हमें तो समझ में आएगा ही नहीं, याद करना है। यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। एक चीज पहले याद रख लो, यू क्रोमेटिन हल्का रंग, यू क्रोमेटिन हल्का रंग। हल्का रंग मतलब घनत्व कम, हल्का रंग मतलब घनत्व कम। घनत्व कम जीन ज्यादा, है ना। घनत्व कम हो गया, सारी चीजें कम थोड़ी रहेंगी, कुछ तो ज्यादा भी दो तो जीन ज्यादा, और जिसके अंदर जीन ज्यादा वो उतना ही ज्यादा सक्रिय, तो अनुलेखन के लिए ये सक्रिय, है ना। और अनुलेखन सक्रिय होगा तो रेप्लिकेशन इसका पहले होगा। जो चीज, जो कोई एक्टिव होता है वो पहले काम करवाएगा ना अपना, तो ये पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा इसका, इसके अपोजिट इसमें करने, ठीक है। तो थोड़े दिमाग से पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे कोई
है नहीं कि हमें समझ में आने वाली चीजें। चलो मिटाओ भाई इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। इसको मिटाओ एक बार। इसको एक बार मैं मिटाना चाहता हूं, क्या मिटा सकता हूं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो बैठे रहो, मत लो, मेरे क्या करना है, घाटा तुम्हारा है ना कि मेरे, बताओ। अब 5-10 मिनट का बचा हुआ चैप्टर, ठीक है, कोई भागना मत रहे, तुम्हें कह के रोकना पड़ता है, एक तो ये भी बहुत बड़ा काम है। पढ़ना तुम्हें, नौकरी तुम्हें लेनी, पढ़ाना मेरे को पढ़ा, जबरदस्ती है, अजीब बात है। क्रोमेटिन हमने पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो हिंदी वाले बच्चे ये मत सोचो कि हमें क्रोमोसोम याद नहीं रखना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत क्या बताऊं? कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखा आ सकता है, कोई भी शब्द। अब क्रोमोसोम को ऐसे नहीं लिख, ऐसे लिख दे तो क्या करोगे? तो हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत है, इसलिए तो मैं ज्यादातर वर्ड इंग्लिश में बताता हूं, लेकिन फिर तुम रोने लग जाते हो, सर इंग्लिश में बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा? एक वर्ड है, उसको हिंदी में याद करो, इंग्लिश में कर लो, उससे अच्छा है ना, कोई फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलो, क्या गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अब आप सबको पता है क्रोमेटिन की परिभाषा मैंने क्या बताई, कि जब कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही है तो उस समय जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। तो अब कोई कोशिका विभाजित होगी तो उस समय क्रोमेटिन वापस क्रोमोसोम में बदलेगा, तो ये यहां पे लिखना है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। तब्दील का मतलब समझते हो? बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? रिलेट कर पा रहे हो ना भाई? जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तो क्रोमेटिन विभाजन कर रही है तो क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम दोनों आपस में बदलते रहते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं करेगी तो क्रोमेटिन बदल जाएगा, कोशिका विभाजन करेगी तो क्रोमोसोम बदल जाएगा। ठीक है, चलो चलो। अब गुणसूत्र की खोज किसने की? यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है, एक तो इसकी खोज किसने की गुणसूत्र की, और एक इसका नाम किसने दिया। तो गुणसूत्र की खोज जिस वैज्ञानिक ने की उसका नाम है स्ट्रोसबर्गर, स्ट्रोसबर्गर, और नाम दिया वाल्डियर ने। नाम किसने दिया? वाल्डियर ने। 3 वैज्ञानिक के नाम आज हमने पढ़े हैं, ये 2 तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक कि गुणसूत्र की खोज स्ट्रोसबर्गर ने और गुणसूत्र नाम दिया वाल्डियर ने। एक वैज्ञानिक हमने पीछे पढ़ा था, याद करो, कि क्रोमेटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने, है ना। ये तो है क्रोमोसोम, वो था क्रोमेटिन, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। क्रोमोसोम को ही हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और इसी गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है, तो इन दोनों को एक मान सकते हो। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो गुणसूत्र कहो, क्रोमोसोम कहो, डीएनए कहो, कंफ्यूज नहीं होना। क्रोमेटिन कहे तो अलग बात है। ठीक है, चलो चलो भाई, इतना काम हो गया हमारा। अब देखो, अब गुणसूत्र के बारे में इतनी चीजें आपको जाननी थी, वो जान ली। अब देखो, अब 2 चीजें गुणसूत्र की, पहले हम संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? जैसे केंद्रक हमने पढ़ा तो केंद्र की संरचना देखी, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ी तो यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना देखी। उसी प्रकार अब हम पढ़ना चाहते हैं केंद्रक, सॉरी गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की संरचना देखेंगे। चलो इसको मैं मिटा दूं बढ़िया से, फिर गुणसूत्र की संरचना देखेंगे। मिटा दूं? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं गुणसूत्र की संरचना। यहां पे एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुणसूत्रों की संरचना के अध्ययन हेतु
मेटाफेजिक, हिंदी में लिख देना, मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुने जाते हैं। क्योंकि इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र साफ व मोटे दिखाई देते। क्या बात लिखी सर, समझ में नहीं आ रहा है? आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। कहाँ जाएगा? मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की संरचना को अध्ययन करने के लिए हम जो गुणसूत्र लेते हैं वो मेटाफेजिक गुणसूत्र लेते हैं। यानी कि जब मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था, पश्चावस्था, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। भले ही आप कितने ही कहो सर मैं हिंदी में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे खुद कोई नहीं आते, कहाँ से बताऊं? और तुम्हें भी नहीं आने चाहिए हिंदी में, क्योंकि ये अगर तुम हिंदी में याद करोगे तो तुम्हें इंग्लिश में भी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा इंग्लिश में कर लो। तो मेटाफेजिक जो अवस्था होती है, मैंने कहा ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो गुणसूत्र हम वो लेंगे जो मेटाफेज में है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जो गुणसूत्र मेटाफेज में है हम उस गुणसूत्र को लेंगे। किसके लिए? संरचना के लिए। यानी कि अगर हम गुणसूत्र की संरचना को देखना चाहे तो हम मेटाफेज वाला गुणसूत्र लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इस अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र होगा वो एक तो साफ दिखेगा और एक मोटा भी दिखाई देता है, तो हमारी अध्ययन के लिए आसानी हो जाएगी ना, इसलिए हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम चुनते हैं। तो एग्जाम में कई बार सवाल बनता है कि गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए किस क्रोमोसोम को चुना जाता है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम को चुना जाता है। याद रख लोगे? चलो ठीक है। अब देखो गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं, जैसी अपन से बनती है, बनाए। चलो ठीक है, बन गया गुणसूत्र। अरे तुम क्या सोच रहे थे, अभी और बनेगा? हो गया? पढ़े? तुम बनाओ बोले, काम छोड़, तुम मैं ही नहीं बनाता हूं, तुम तो बनाते ही नहीं हो। बनाओ, फटाफट बनाओ। चलो अब देखो, अब ये है गुणसूत्र। और कैसा गुणसूत्र? मेटाफेज वाला गुणसूत्र। मेटाफेज अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र होता है वो होता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, होता क्या है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना बीच वाला, छोड़ो इसको, एक बार छोड़ो, ये दिख रहा है ना आपको, ये गाना बन गया ना, ऐसा तो एक गाना होता है ये। चलो ये जो है इसको कहते हैं गुणसूत्रीय भुजाएं। गुणसूत्रीय भुजाएं होती है। गुणसूत्रीय भुजाएं बिल्कुल होती है सर, ये दिख रही है ना। गुणसूत्रीय भुजाएं कितनी होती है? 4। संख्या कितनी है? 4 दिख रही है। 1 2 3 4 गुणसूत्रीय भुजाएं। और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये और ये, इसको कहते हैं क्रोमेटिड। इसको क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड कितने होते हैं? 2। समझ गए मेरी बात को? गुणसूत्रीय भुजा 4 और क्रोमेटिड कितने? 2। क्योंकि क्रोमेटिड ये पूरा है, ये क्रोमेटिड है ना, लेकिन गुणसूत्रीय भुजा ये। ठीक बात है। अब यहां पे देखो, चारों गुणसूत्रीय भुजा देखो, इसके चारों के किनारों पे ऐसी संरचना बनाई मैंने। ये क्या है?
ये जो चारों की ऐसी संरचना बनाई है इसे बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर। और टीलोमियर के अंदर की संख्या कितनी है? 4। गुणसूत्रीय भुजा की संख्या भी 4, टीलोमियर की संख्या भी 4। ये क्या करती है सर टीलोमियर? तो ये गुणसूत्र को अंतिम छोर से सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए मेरी बात को? टीलोमियर क्या करेगा? गुणसूत्र को अंतिम छोर से सुरक्षा प्रदान करेगा। इतनी बातें समझ में? जी सर समझ में। अब यहाँ पे ये जो बीच वाली संरचना आपको दिख रही है ना गोलाकार, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। और यही क्या होता है? इसी को प्राथमिक संकीर्णक कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णक, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहां पे इसके पास ये जो संरचना दिख रही है बालनुमा, ये क्या होती है? तो इसे बोलते हैं, कहां पे लिखूं? इसे बोलते हैं काइनेटोकोर, है ना। ये प्रोटीन की बड़ी संरचना होती है काइनेटोकोर। जब कोशिका विभाजन अपन पढ़ेंगे तो उस समय तर्कु तंतु बनेंगे, स्पाइंडल फाइबर बनेंगे, तो वो स्पाइंडल फाइबर इसी पे आकर जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पे आकर जुड़ते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन की बनी संरचना होती है जो गुणसूत्र बिंदु के दोनों ओर स्थित होती है पास में, और यहां से कोशिका विभाजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर आकर के जुड़ते हैं, तर्कु तंतु आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो होता है ना, ये काइनेटोकोर में इधर लिख दिया, इधर लिख देते, ये आपका हो जाएगा काइनेटोकोर, ठीक है। यहां पे ये जो दिख रहा है ना, ये संरचना, इसको मैं थोड़ा सा ढंग का बनाऊं, ये संरचना, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी संकीर्णक। और इसमें ये जो पाया जाता है इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो इसके अंदर ये वाली संरचना देख रहे हो, ये इसका डीएनए हो गया। बहुत ज्यादा घास कट गया क्या? कोई घास नहीं कटा है, समझना है आपको, धीरे धीरे मैं दोबारा समझा दूंगा। मैंने कहा कि ये जो है ना, यहाँ पे ये सेकेंडरी संकीर्णक और इसके ऊपर सैटेलाइट डीएनए, और ये इसके अंदर जो है गुणसूत्र के वो डीएनए। इसलिए तो मैं बोल रहा था चाहे क्रोमोसोम को चाहे डीएनए को, क्योंकि ये क्रोमोसोम की संरचना और इसके ऊपर डीएनए लपेटा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, मैं फिर से बताऊं कि हो गया, समझ में आ गया? फिर से बताऊं, समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक चीज बता रहा हूं, ऐसे गुणसूत्र जिन पर सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, सेट या मार्कर गुणसूत्र कहलाते हैं। इंसानों में 5 जोड़े सेट गुणसूत्र हैं, ठीक है। 5 जोड़े कौन से? 13, 14, 15, 21, 22। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा क्रोमोसोम क्या होता है, उसकी संरचना हम देखने का प्रयास करेंगे। अब संरचना जिस क्रोमोसोम की देखते हैं वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है। उसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर जो संरचना दिख रही है उसको हमने नाम दिया सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, जिससे चारों की चारों गुणसूत्रीय भुजाएं जुड़ी हुई रहती है, यानी कि इनके बीच का उभयनिष्ठ केंद्र होता है। उसके बाद मैंने कहा कि ये 4 है गुणसूत्रीय भुजाएं, इनकी संख्या 4। और फिर मैंने कहा कि इन चारों गुणसूत्रीय भुजा के लास्ट में अंतिम छोर पे टीलोमियर पाया जाता है, जो गुणसूत्र को अंतिम छोर से सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ये भी बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे इसके ऊपर सेकेंडरी संकीर्णक पाया जाता है, क्योंकि प्राइमरी संकीर्णक तो सेंट्रोमियर को हम कह देते हैं, तो सेकेंडरी संकीर्णक पाया जाता है और इसके ऊपर सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है। मुख्य डीएनए तो ये हो गया, इसके अंदर जो लपेटे खा रहा है ये मुख्य डीएनए हो गया, इसके ऊपर जो है ये आपका सैटेलाइट डीएनए होता है, इसका अलग नाम है सैटेलाइट डीएनए। और फिर मैंने कहा कि ऐसे गुणसूत्र जिन पर सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, ये सब के ऊपर नहीं पाया जाता। ये जो मैंने संरचना बनाई है ना सेकेंडरी
संकीर्णक और सैटेलाइट डीएनए वाली। ये सैटेलाइट डीएनए सारे गुणसूत्रों पे नहीं मिलता है। जिन गुणसूत्रों पे सैटेलाइट डीएनए मिलेगा उसको हम अलग से सेट गुणसूत्र का नाम दे देते हैं। और इंसान के अंदर जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं, उसमें से केवल 5 जोड़े गुणसूत्र हैं जो सेट गुणसूत्र है, मतलब जिनके ऊपर सैटेलाइट डीएनए होता है। वो 5 जोड़े कौन से हैं? 13वां जोड़ा, 14, 15, 21 और 22, ये 5 जोड़े हैं जो सेट गुणसूत्र है। ये पूरे गुणसूत्र की संरचना। बताओ इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रहा है? समझिए। तो अब आपसे पूछ ले कि एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में कितने टेलोमियर होते हैं? 4। कितनी गुणसूत्रीय भुजा होती है? 4। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 1। सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 1। बिल्कुल एक ही है बीच में। चलो, ये आपका पूरा चार्ट, ये जो आप इसको शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं, है ना, और डिटेल नोट्स भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हमने गुणसूत्र की संरचना पढ़ ली, अब हम गुणसूत्र की आकृति पढ़ेंगे कि गुणसूत्र की आकृति कैसी कैसी होती है, गुणसूत्र कैसी कैसी आकृतियां प्रदर्शित करता है। ठीक, बेटा चलो, अब हमारा टॉपिक क्या है? गुणसूत्र की आकृति। गुणसूत्र की आकृति, इसमें क्या ध्यान रखना? एनाफेज के दौरान गुणसूत्र विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रदर्शित करता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हम आकृति का अध्ययन करेंगे, वो एनाफेजिक क्रोमोसोम को चुनेंगे। 2 चीज हमने पढ़ी। आपसे पूछ रहे गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए कौन सा क्रोमोसोम है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। आपसे पूछ रहे गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन के लिए कौन सा क्रोमोसोम है? एनाफेजिक क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एनाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है, चलो अब हम आकृतियां देखते हैं कि गुणसूत्र कितनी। गुणसूत्र मुख्यतः 4 प्रकार की आकृति दर्शाता है। गुणसूत्र 4 प्रकार की आकृतियां प्रदर्शित करता है ना? कितने प्रकार की? एक मिनट, इसको ऐसे मत लिखो। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रदर्शित करते हैं, ये आपको समझ आ गया? ऐसे लिखो। गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं या 4 आकृति दर्शाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब वो प्रकार कौन से, ध्यान से सुनो। एक होता है मेटासेंट्रिक, हिंदी में लिख देता हूं, मेटासेंट्रिक। अब इसका हिंदी जो प्योर हिंदी नाम है वो है मध्य केंद्रीय, है ना? तो वो आप लिखोगे, ऐसा लिखा आ गया, तो मैं नहीं चाहता आपका सवाल गलत हो, तो आप क्यों चाह रहे हो खुद, है ना? तो कृपया करके जो मैं बता रहा हूं उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, और चौथा हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं। किसके आधार पर? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। कैसे समझे? मेटासेंट्रिक जो होता है, इसमें अगर मैं गुणसूत्र बनाना चाहूं, ये गुणसूत्र बिंदु, इसी को तो बोलते हैं, ये जो बीच में होता है इसको गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है वो बिल्कुल मध्य में होगा,
बिल्कुल मध्यम होगा तो चारों भुजाएं इसमें क्या होगी, समान बनेगी। चारों भुजाएं अगर समान बनेगी तो इसमें जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, वी शेप बनती है। कैसी बनती है, वी शेप। देखो ये वी शेप बन रही है, ये नीचे और ऊपर वी शेप बन रही है, ठीक बात है। चलो सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, चूंकि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर सब कुछ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज जो है गुणसूत्र बिंदु के अंदर ही आएगा, है कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अब आप ध्यान से अगर देखोगे, इसको मैं और छोटी बना देता हूं ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली भुजा छोटी है और नीचे वाली भुजा मोटी है, यानी कि गुणसूत्र बिंदु मध्य से विचलित हो जाता है, मध्य से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है का मतलब एक तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो छोटी वाली भुजा है इसको कहते हैं पी भुजा, और जो बड़ी वाली भुजा इसको कहते हैं क्यू भुजा। ये छोटी है, पी भुजा क्या है, छोटी, और क्यू भुजा बड़ी हो जाएगी, ठीक है सर। एक्रोसेंट्रिक के बारे में बताओ, नहीं इसके अंदर ये रहने दो। एक्रोसेंट्रिक के अंदर बताओ, इसके अंदर क्या होगा, ये एक भुजा, अरे यार ये तो सेम ही दिख रहा है, ये ठीक, ये इसमें ये गुणसूत्र बिंदु, ये इसके अंदर छोटी वाली भुजा, ये बड़ी वाली भुजा, गुणसूत्र बिंदु एक तरफ बहुत अधिक खिसक जाता है, बहुत अधिक खिसक जाता है, तो ये बन जाता है एक्रोसेंट्रिक। और टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, गुणसूत्र एकदम लास्ट में आ जाएगा, गुणसूत्र बिंदु यहां पे आ गया, ये आ गया गुणसूत्र बिंदु, है ना। तो गुणसूत्र बिंदु अंतिम छोर पे आ जाता है। तो इसके अंदर तो बनेगी एल शेप, इसके अंदर बनेगी जे शेप, और इसमें बनेगी आई शेप। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर चार प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मेटासेंट्रिक यानी कि गुणसूत्र बिल्कुल मध्य में चारों भुजाएं बराबर वी शेप की आकृति बनेगी। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र बिंदु मध्य से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इससे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक और एल शेप की आकृति बनेगी, ठीक है। उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु बहुत ज्यादा खिसक जाता है एक भुजा की तरफ, तो एक भुजा तो अत्यधिक छोटी और एक भुजा अत्यधिक बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटी वाली भुजा उसको पी कहते हैं और बड़ी वाली भुजा को क्यू नाम दे दिया जाता है। और टीलोमेट्री में क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल ही लास्ट में आ जाएगा, इससे आई शेप की आकृति बनती है। तो जितने भी सवाल यहाँ से बनने हैं इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, अगर आपने ढंग से सोच के समझ के सुना है तो आपको समझ में आ गया। ये गुणसूत्र की आकृति भी समाप्त, ठीक है, ठीक है। चलो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। अब आप एक तरीके से और पढ़ेंगे कि गुणसूत्र के कुछ और प्रकार है। देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो इसको मिटाओगे, मिटाओ, चलो ये केवल और केवल मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। और गुणसूत्र और केंद्र में से एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं मिलेगा। मैं इतना लंबा लेक्चर खींच रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि बाहर से कुछ नहीं आए, फिर है ना, फिर ऑप्शन ही गया बाहर वाला, ठीक है। गुणसूत्रों के प्रकार इस पेन से लिख देते हैं। गुणसूत्रों के प्रकार, एक तो होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, जो लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है।
उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? जो लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करे। जैसे कि इंसान के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जो अंतिम जोड़ा है 23वां जोड़ा, वो लिंग गुणसूत्र है। वही उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर लिंग निर्धारण का काम करता है। उसी प्रकार कोई भी जीव हो उसके अंदर लिंग गुणसूत्र अवश्य पाए जाएंगे जो उसके अंदर लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार एक हो जाएंगे अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं बताओ? जो कायिक लक्षणों का नियंत्रण करे। शरीर के अंदर और भी तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कायिक लक्षणों का नियंत्रण करें, वो क्या हो जाएंगे? अलिंग गुणसूत्र। और तीसरे प्रकार के हो जाएंगे विशेष प्रकार के गुणसूत्र। विशेष प्रकार के गुणसूत्र। इसमें मैं आपको दो पढ़ाना चाहूंगा। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र, और एक मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र। ठीक है? लैंप ब्रश गुणसूत्र इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लैंप ब्रश जैसा दिखता होगा, ऑब्वियसली बात है। इसको लैंप ब्रश गुणसूत्र कहने का कारण क्या हो सकता है? लैंप ब्रश जैसा दिखता होगा, तो लिख देते हैं इसकी संरचना लैंप ब्रश जैसी होती है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा सर लैंप ब्रश क्या होता है? लैंप ब्रश जैसी होती है। लैंप को साफ करने के लिए जो ब्रश आता है ना, जिसके चारों तरफ ऐसे वो धागे तंतु निकले हुए रहते हैं, तो वो होता है लैंप ब्रश, है ना। ये वर्टिब्रेट व इनवर्टिब्रेट की प्राइमरी oocyte कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र? लैंप ब्रश। लेकिन मैमल्स के अलावा, मैमल्स में नहीं पाया जाएगा, मैमल्स के अलावा। कैसी संरचना देखो, अगर संरचना अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरह की होती है। इसमें ये ऐसा ब्रश नहीं आता, देखा कि नहीं देखा आपने? इसको अगर मैं खोल के बनाना चाहूं एक को, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये जो होता है ना, ये इसके अंदर ये होता है डीएनए का लूप। ये लूप बना हुआ ना, ये डीएनए का होता है, और इसके ऊपर ऐसे आरएनए पाए जाते हैं ऐसे रोमनुमा संरचना में। ये क्या होता है? आरएनए रोमनुमा संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? लैंप ब्रश गुणसूत्र की। लैंप ब्रश गुणसूत्र में क्या ध्यान में रखना है? लैंप ब्रश गुणसूत्र मतलब इसकी संरचना लैंप ब्रश जैसी। ये देख लो चित्र। ठीक है? फिर मैंने कहा कि ये कुछ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की जो प्राइमरी oocyte सेल होती है उसमें पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में नहीं मिलेंगे, मैमल्स में नहीं मिलेंगे। फिर इसके अंदर डीएनए का बड़ा लूप होगा और उस पर आरएनए रोमनुमा संरचना मिल जाएगी। ये इसकी संरचना होगी। पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एक विशालकाय गुणसूत्र है। ये एक विशालकाय गुणसूत्र है। क्यों है विशालकाय? लगातार प्रतिकृतिकरण व बिना पृथक्करण के इसका निर्माण होता है। विशालकाय गुणसूत्र होना ही है, क्योंकि बार बार रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन पृथक्करण नहीं हो रहा, तो बड़ा सा गुणसूत्र बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब सेपरेट नहीं होगा तो बड़ा सा ही बनेगा, इसलिए ये एक विशालकाय गुणसूत्र है। ये कुछ कीटों की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। कुछ कीटों की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। कौन से कीट है? काइरोनोमस, काइरोनोमस, ड्रोसोफिला, ये कुछ कीट है। और इसकी खोज किसने की? खोज की बाल बियनी ने, बाल बियनी नामक वैज्ञानिक है। ठीक है? तो ये आपको यहां पे समझना था। नहीं आया समझ में? क्या समझ रहे हैं?
पॉलीटॉनिक गुणसूत्र क्या है? एक विशालकाय गुणसूत्र इसे कहा जाता है। क्यों है विशालकाय? क्योंकि इसमें लगातार रेप्लिकेशन तो होता रहता है लेकिन पृथक्करण नहीं होता, तो एक बड़ा गुणसूत्र बन जाएगा। और ये कुछ कीटों की लाल ग्रंथियों में पाया जाता है, जैसे कि काइरोनोमस और ड्रोसोफिला, और लाल ग्रंथियों में पाए जाने की वजह से इसे लाल ग्रंथि गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो पॉलीटीन गुणसूत्र, ये लाल ग्रंथि गुणसूत्र, और इसकी खोज किसने की? बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने। तो ये दो विशेष प्रकार के गुणसूत्र है जो आपको ध्यान में रखना, एक तो लैम्प ब्रश गुणसूत्र और एक आपका पॉलीटीन गुणसूत्र। दोनों याद रखेंगे और दोनों आसान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। केंद्रक और गुणसूत्र का एक एक नस हमने चेक कर ली, एक एक पॉइंट हमने देख लिया। किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं बचना चाहिए, और इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। आप देख लेना, कोई भी अगर इससे ज्यादा तुम्हें यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हुआ मिल जाए तो आप दोबारा इस क्लास पे मत आना, क्योंकि एक एक चीज हमने यहाँ पे कवर की है केंद्रक और गुणसूत्र से, और ऐसे ही हम पूरा कोर्स करने वाले हैं। आप चाहते हो कि पूरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ो, बायोलॉजी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जब भी क्लास आए बस क्लास को ध्यान से सुन लो, समझ लो, नोट्स बना लो, इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और रियली सफिशिएंट है। आप देख लेना, किसी भी एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं वो लगा के देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। चाहे वो लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, बायोलॉजी के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।